स्टूडेंट्स, क्लास 11 की केमिस्ट्री में हम अध्याय 1 में हैं और अध्याय 1 में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रासायनिक समीकरण, जिसको इंग्लिश में केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये केमिकल इक्वेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? जैसा कि आप जानते हैं कि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे रिएक्शंस के बारे में हमको पढ़ना होता है, क्योंकि बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएँ संपन्न होती हैं और इन रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या होता है, बहुत सारे पदार्थ जो है भाग लेते हैं और उससे क्या होता है, नया पदार्थ बनता है। ठीक है, तो इन अभिकारकों एवं उत्पादों को सरल रूप में व्यक्त करने के लिए रासायनिक समीकरण की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अभिकारक क्या होते हैं? जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक या फिर क्रियाकारक भी कहते हैं। ठीक है, और अभिक्रिया के दौरान मतलब अभिक्रिया के बाद जो नया पदार्थ बनता है उसको उत्पाद बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं और उन केमिकल रिएक्शन में जो अभिकारक और उत्पाद है उनको सरल रूप में व्यक्त करने के लिए हमको रासायनिक समीकरण की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो देख लेते हैं रासायनिक समीकरण की परिभाषा क्या है। किसी रासायनिक अभिक्रिया को सूत्रों तथा संकेतों द्वारा प्रकट करने की विधि को क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, परिभाषा बहुत ही सिंपल है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसमें सूत्र, ठीक है, जो अभिकारक भाग ले रहे हैं या जो उत्पाद बन रहा है, तो रासायनिक समीकरण में क्या होता है कि उसमें सूत्र भी लिखा जाता है और संकेत भी लिखा जाता है। ठीक है, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र और संकेत के द्वारा प्रकट करने का या फिर उसको प्रदर्शित करने की जो विधि होती है वो क्या कहलाती है? रासायनिक समीकरण कहलाती है। ठीक है, अब देखिए रासायनिक समीकरण को लिखने के कुछ मेथड होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, उसको आप लोगों ने क्लास 8th में भी पढ़ा है और आज फिर से पढ़ रहे हैं, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या कैसे लिखा जाता है? फर्स्ट पॉइंट क्या है कि अभिकारक पदार्थों को बाईं ओर लिखते हैं। ठीक है, अभिकारक मतलब जो अभिक्रिया में भाग लेता है। ठीक है, तो जो भाग लेता है उनको किस साइड लिखा जाता है? इस साइड, बाईं साइड में। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं लिख दूँ कि कार्बन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया कर रहे हैं। ठीक है, और क्या बना रहे हैं? CO2। तो कार्बन और ऑक्सीजन क्या हो गए? अभिकारक हो गए। ठीक है, और इनको किस साइड लिखा गया है? बाईं साइड लिखा गया है। ठीक है, और मान लीजिए अगर अभिकारक 2 हैं या 3 हैं तो उनके बीच में मतलब दो अभिकारकों के बीच में क्या प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट जो है, अभिकारक अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद को दाईं ओर लिखते हैं और दो सूत्रों के मध्य में प्लस का चिन्ह लगाते हैं। कैसे? देखिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है, जब इसको गर्म करते हैं तो किस में बदल जाता है? ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? उत्पाद है। ठीक है, प्रोडक्ट बना है और यहाँ पे दो प्रोडक्ट बना है, तो इसीलिए इन दोनों के मध्य में हमने क्या लगाया? प्लस का चिन्ह लगाया। ठीक है, अगला जो है, अभिकारक तथा उत्पाद के मध्य सीधी रेखा या फिर ये सीधी तीर का निशान लगाया जाता है। ये देखिए, ये अभिकारक है, ये उत्पाद है। ठीक है, इन दोनों के मध्य में सीधी तीर का निशान लगाया है। अब देखिए जो लास्ट है वो है, तीर के चिन्ह के दोनों ओर परमाणुओं की संख्या को बराबर कर देते हैं। देखिए यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे जो समीकरण है संतुलित है, कैल्शियम इस साइड भी एक है, यहाँ पे भी एक है, ऑक्सीजन यहाँ पे एक, इधर 2 3, तो टोटल 3 है इस साइड पे भी 3 है। ठीक है, कार्बन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी कार्बन 1 है, तो ये समीकरण क्या है? संतुलित है। तो तीर के चिन्ह के दोनों ओर, ये तीर है और इस चिन्ह के दोनों ओर परमाणुओं की संख्या कैसी होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। ठीक है, परंतु इसके लिए किसी रासायनिक सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। ठीक है, अब अगर हमको अगर ये बराबर नहीं होता और हमको कुछ चेंज करना होता तो हम इधर उधर कहीं पे भी 2 3 अगर लगा देते तो वो गलत होता। ठीक है, मतलब हमको संतुलित करने के लिए हमको इसका रासायनिक जो सूत्र है उसको चेंज नहीं करना है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र CaO ही होता है, तो इसको हमको चेंज नहीं करना है। ठीक है, जब किसी रासायनिक समीकरण के दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान हो तो इसे क्या कहते हैं? संतुलित समीकरण कहते हैं। जैसे कि देखें यहाँ पे दोनों साइड के जो परमाणुओं की संख्या है वो समान है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? संतुलित समीकरण कह सकते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग ये देखते हैं कि समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है और उसके लिए कितनी विधियाँ हैं।
देखिए, समीकरण को संतुलित करने के लिए ये दो मेथड बताए गए हैं। फर्स्ट है अनुमान विधि, जिसको क्या बोला जाता है इंग्लिश में बाय अप्रॉक्सीमेशन मेथड, ठीक है, बाय अप्रॉक्सीमेशन मेथड बोला जाता है। और अनुमान विधि में क्या होता है, इसमें हम जनरली अनुमान लगा के ही समीकरण को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, नाइट्रोजन अभिक्रिया कर रहा है हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में क्रिया कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, अमोनिया बनाते हैं। तो हाँ, ये है अमोनिया का सूत्र, ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या समीकरण संतुलित है, नहीं है, क्योंकि इस साइड पे नाइट्रोजन देखिए 2 है, इस साइड पे तो 1 ही है। तो अब हम क्या करेंगे, सामने में क्या लगा देते हैं, मान लीजिए 2 लगा देते हैं, ठीक है। अब नाइट्रोजन तो संतुलित हो गया, लेकिन हाइड्रोजन तो अब संतुलित नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी है, 3 दूनी 6, और यहाँ पे कितना है 2। अब हमको क्या करना पड़ेगा, हमको हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे कि इसके सामने में कितने का गुणा कर देंगे, 3 का गुणा कर देंगे, ठीक है। सामने में 3 लगा देंगे, तभी तो होगा 3 दूनी 6, और यहाँ पे भी 3 दूनी 6, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा संतुलित हो गया। उसी तरह एक और एग्जाम्पल है, ये है पोटेशियम क्लोरेट का, ठीक है, पोटेशियम क्लोरेट का है। जब हम इसको गर्म करेंगे तो किस में टूट जाएगा, ये KCl और O में मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये संतुलित है क्या, नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन ये यहाँ पे परमाणु के रूप में, हमको इसको अणु के रूप में बनाना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सामने में इधर साइड पे 3 है, इसका मतलब हम भी इसमें सामने में क्या कर देते हैं, अब 3 कर देते हैं। अभी भी ये परमाणु के रूप में है, अणु के रूप में तब होगा जब हम इसके नीचे में कुछ डालेंगे, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं, हम नीचे में कुछ डाल देते हैं, जैसे 2 लगा दिए, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया, ऑक्सीजन 6 हो गए, पर यहाँ पे तो 3 है, तो 3 है, तो इसको करने के लिए हम सामने में 2 लगा दिए ताकि ऑक्सीजन हमारा 6 हो जाए। तो ऑक्सीजन तो 6 हो गया, लेकिन यहाँ पे देखिए पोटेशियम है और क्लोरीन भी है, तो यहाँ पे पोटेशियम भी 2 हो गया, क्लोरीन भी 2 हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस साइड पे देखिए, यहाँ पे तो एक ही क्वांटिटी में, तो हम इसके सामने में क्या लगा देते हैं, 2 लगा देते हैं। ये जो अभिक्रिया है, ये मॉडर्न MBD जो यूज़ कर रहे हैं उसमें गलत दिया है, इसको आप लोग सुधार लीजिएगा, ठीक है। तो अनुमान विधि में जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम अनुमान लगा के दोनों साइड को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पर इसमें हमको सिर्फ उन्हीं रासायनिक अभिक्रिया में अलाउ करना है ये वाला मेथड, जिसमें क्या हो, समीकरण एकदम सिंपल हो, एक लाइन का हो, तब, ठीक है। मतलब अगर सरल समीकरण है तब हम इसमें अनुमान विधि का यूज़ करके उसको बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन अगर समीकरण जटिल है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे आंशिक समीकरण विधि, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, पार्शियल इक्वेशन मेथड भी बोलते हैं। इसमें जो जटिल समीकरण होते हैं उनको इस मेथड के द्वारा संतुलित किया जाता है, ठीक है। इस मेथड में मान लीजिए एक इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे कि कॉपर प्लस 2HNO3 इज इक्वल टू CuNO3, कॉपर नाइट्रेट बन गया, प्लस 2H, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे HNO3 प्लस 3H इज इक्वल टू NO प्लस 2H2O, ठीक है। ये मान लीजिए हमारा समीकरण नंबर 1 है, ये मान लीजिए हमारा समीकरण नंबर 2 है, ठीक है। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2, ठीक है। अब यहाँ पे हमको इतना जो है लंबा समीकरण है, 2 समीकरण है, ठीक है, इसको हमको बैलेंस करने के लिए बोला गया है और इन दोनों समीकरण को हमको जोड़ के एक करने के लिए बोला गया है। लेकिन दोनों साइड पे जो परमाणुओं की संख्या हो वो बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको 2 समीकरण जो मिले हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, हम समीकरण 1 में 3 का गुणा करेंगे और समीकरण 2 में 2 का गुणा करेंगे, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं यहाँ पे, समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर तथा समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर, ठीक है। अब हम समीकरण 1 में सब में कितने का गुणा करेंगे, 3 का गुणा करेंगे। तो यहाँ पे सामने लगा देंगे 3 हम, तो 3Cu प्लस यहाँ पे 3 का गुणा होगा तो 3 दूनी 6 है ना, तो 6HNO3,
ठीक है, एरो का निशान लगा दिए। यहाँ इस साइड पे भी 3 का गुणा होगा, सामने में हम 3 लगा देते हैं, 3CuNO3 2, ठीक है, बाकी सब वैसे ही रहेगा। इसके साथ 2H के साथ भी 3 का गुणा करेंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, तो 6H हो गया, ठीक है, ये फर्स्ट वाला हो गया अपना। अब बोला गया है समीकरण 2 में 2 का गुणा करना है, ये समीकरण 2 है, इसमें हम सब में 2 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2HNO3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे इसके साथ 2 का गुणा होगा तो 3 दूनी 6H हो गया, ठीक है, सामने एरो, इसमें भी 2NO हो जाएगा, प्लस यहाँ पे भी 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4H2O, ठीक है, यहाँ पे इतना हो गया हमारा। अब इसको क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, ठीक है, हमको एक लाइन में चाहिए चूँकि समीकरण, यहाँ तो 2 लाइन हो गया, हमको एक सरल रूप में अगर इसको व्यक्त करना हो तो क्या करेंगे, जोड़ना है अब इन दोनों को, ठीक है, तो जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए कॉपर है इस साइड पे, तो कॉपर के साथ कोई पेयर अब दिख रहा है क्या, इसी साइड पे नहीं दिख रहा है, इसके साथ कोई जोड़ने के लिए है नहीं, तो जब जोड़ने के लिए नहीं रहता तो क्या करते हैं हम, जैसे मैथ्स में करते हैं, उसको एज इट इज़ उतार देंगे, ठीक है, तो 3Cu हो गया, प्लस यहाँ पे देखिए HNO3 है, यहाँ पे भी HNO3 है, तो इन दोनों को तो जोड़ सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 6 और 2 क्या हो गया 8 हो गया, तो यहाँ पे कितने हो गए HNO3 8 HNO3, ठीक है। अब यहाँ पे 6H और ये 6H कैंसिल हो सकता है तो काट दिए उसको, ठीक है। इस साइड पे देखिए ये कॉपर वाला कोई है क्या इसके साथ जोड़ने के लिए, कोई नहीं है, तो इसको हम एज इट इज़ उतार देंगे, CuNO3 2, प्लस ये 2NO के साथ कोई है क्या जोड़ने वाला, कोई नहीं है, तो इसको भी हम वैसे ही उतार देंगे। H2O के साथ भी जोड़ने वाला कोई नहीं है, इसलिए हम उसको भी एज इट इज़ उतार दिए, ठीक है। पे देखिए हमने इस समीकरण को पूरा सॉल्व कर लिया है, जोड़ने के बाद हमारा जो समीकरण है वो संतुलित हो गया है। अब यहाँ पे परमाणुओं की संख्या आपको बराबर मिलेगी, जैसे यहाँ पे कॉपर 3 है, इधर भी देखिए कॉपर 3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 8 है, और इधर भी देखते हैं 8 है, 4 दूनी 8, ठीक है। नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है 8 है, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन की संख्या काउंट करते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे सामने में 3 है, तो 3 दूनी 6, ठीक है, और यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, ठीक है, तो 6 और 2 8। ऑक्सीजन कितना है 8 तिया 24, ठीक है, यहाँ पे भी उतना ही होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे 24 है, यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, ठीक है, तो 3 दूनी 6 और ये 18, ठीक है, यहाँ पे 6 का गुणा 3 से होगा तो 18 हो गया, ठीक है, 18। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, ठीक है, 19 20, और उसके बाद यहाँ पे कितने हैं ऑक्सीजन 4 है, ठीक है, तो 24। तो इस तरह से हमने ऑक्सीजन को भी संतुलित कर लिया। तो इस तरह से आपने देखा कि इतना बड़ा जो 2 लाइन का था, ठीक है, जिसको बैलेंस करना यहाँ पे टफ होता, उसको हमने इस आंशिक विधि के द्वारा पूरी तरह से बैलेंस कर लिया, ठीक है। अगला जो होगा वो रासायनिक संयोग के नियम के ऊपर होगा वीडियो, जिसको आपको देखना बहुत ज़रूरी है, और बहुत लोग बच्चे लोग इसको नहीं देख रहे हैं, तो आप लोग देखिए, क्योंकि आपका वापस से रिवीजन है और जल्दी जल्दी हम लेसन 1 को कंप्लीट करके लेसन 2 में जाएंगे। तो आप लोग प्लीज़ सब कोई देखिए, क्योंकि नहीं देख रहा है ये चीज़ मैं जानती हूँ, और आज जो मैं पढ़ाई हूँ, ठीक है, उसको आपको लिख के सेंड करना है, ठीक है, मैं सबका नाम नोट कर रही हूँ।